हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीसीएस जो कि 2023 में पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चन किए थे। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम 51 से लेके ऑल द वे टू 100 क्वेश्चंस तक डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट, या नॉट पे ध्यान दीजिएगा, अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मतलब इनमें से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन सा राइट नहीं आता है। तो राइट्स रिलेटिंग टू एजुकेशन आता है, रिलेटिंग टू लाइफ भी आता है, रिलेटिंग टू लिबर्टी भी आता है। ये तीनों चीज़ तो आपने अगर आर्टिकल सारे पढ़े होंगे बेसिक्स से तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन राइट्स रिलेटिंग टू पीपल डूइंग राइट्स, इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं है। तो इसीलिए यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। एनएचआरसी का काम क्या होता है, वो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स है लोगों की, उस चीज़ के ऊपर काम करता है, जिससे कि लोगों को लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, मतलब लोगों की प्रिजर्व की जा सके। ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में जो था उसके थ्रू आया था, उसी के थ्रू इसे बनाया गया था। ये एक एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा एनसीएसटी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में और कितने मेंबर होते हैं। तो उसमें और 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक कंपलसरी वुमेन होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इन लोग का टर्म जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, 3 साल सर्विस करते हैं ये। और अगर हम एनसीएसटी के बारे में बात करें तो ये फेब 2004 में एक्ट बनकर आया था। कौन से आर्टिकल में अमेंड किया गया था? आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट करके 338A एक और इंसर्ट कर दिया गया था। अमेंडमेंट जो था वो 89th था 2003 का, जिसके थ्रू एनसीएसटी को बनाया गया। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। एनजीटी जो है ये 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। इसकी एक बेंच तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन मतलब प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, लेकिन उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी दूसरी सिटिंग्स होती हैं। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मतलब जो सीएजी होता है उसका टेन्योर कितना होता है। तो वो 6 ईयर्स हो सकता है या 65 ईयर्स अटेन करना हो सकता है। मतलब इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो होता है। यहाँ पे साल दे रखे हैं तो आपको 6 ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 बताता है हमें। और ये जो सीएजी का ऑफिस होता है ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इसे हम कह सकते हैं। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो और इसे बनाया कब गया था? सीएजी का ऑफिस को बनाया गया था 1773 में, मतलब ये अंग्रेजों के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है। इन्हें हम गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं, मतलब पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों पे सीएजी हमारे ध्यान देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी इन जुलाई 2000 टू रिव्यू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, मतलब यूपीएससी का जो एग्जाम्स जो कंडक्ट किया जाता है सिविल सर्विसेज का, उसके लिए कमिटी बनाई गई थी 2000 में, रिव्यू करने के लिए कि प्रोसेस सारा सही है कि नहीं। तो उसके चेयरपर्सन कौन थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके चेयरपर्सन थे योगेंद्र कुमार अलग। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये जो थे ये एक एजुकेशनिस्ट थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्हीं के बाद शायद ये 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होने लगे थे। यूपीएससी के बारे में हम अगर जाने तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्रूट करते हैं। ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 अक्टूबर में 1926 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके अगर पहले चेयरमैन की बात की जाए, फर्स्ट चेयरमैन, तो वो थे सर रॉस बेकर। करंट के जो चेयरमैन है उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इन्हें अपॉइंट भी, मतलब चेयरमैन और साथ में जो दूसरे मेंबर है उन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन फोर्थ हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन,
12वां जो फाइनेंस कमीशन था उसका चेयरमैन कौन था? तो आपको जितने भी फाइनेंस कमीशन हुए उनके सारे चेयरमैन याद कर लेने चाहिए। तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगराजन। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम जाने तो ये आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। पहले फाइनेंस कमिश्नर कौन थे हमारे? तो वो थे के सी नियोगी। करंट में जो फाइनेंस कमिश्नर है उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर स्पेसिफाइड इन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसके मतलब सारे फंक्शंस किस चीज़ में स्पेसिफाई किए गए हैं? तो वो सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये बॉडी जो है 1990 में आप देख सकते हैं ईयर के हिसाब से इस टाइम पे एस्टैब्लिश की गई थी। और द फर्स्ट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। पहला कमीशन जो था वो 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था और जयंती पटनायक उसकी उस टाइम चेयरपर्सन थी। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्सपेंसेस है मतलब उनके सारे जो खर्च हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो वो आर्टिकल 322 में मेंशन्ड है। इनका जो सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी एम्प्लॉयज उनके जो सारा जो पैसे सैलरी ये सब आती हैं ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या स्टेट से आती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए जानने के लिए। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल अगर आप देखना चाहें तो आर्टिकल 315 जो है वो क्या बताता है हमें? पी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है, स्टेट का भी और यूनियन का भी। 316 उनका अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बताते हैं। 317 में इनके रिमूवल और सस्पेंशन के बारे में है। किनके? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स हैं उनके। तो ये कुछ है, ये सारे आपको पीसीएस के देख सकते हैं आप। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ये। तो यूपीएससी से रिलेटेड और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उसे आपको पढ़ लेना चाहिए इस एग्जाम को देने से पहले। आप एग्जाम आप कुछ ही महीने में है तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे एक बार थोड़ा रिव्यू आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1990। 1990 में टोटल कितने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था? तो ये टोटल 6 बैंक्स थे जिन्हें नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज करना मतलब क्या होता है कि प्राइवेट हैंड से गवर्नमेंट के ऊपर जब ओनरशिप आ जाती है बैंकिंग की तो उसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहते हैं। सबसे पहली बार 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 1980 में जैसा हमने बताया 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर दिया गया। प्रेजेंट में अगर आप देखें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। आरबीआई की वेबसाइट के हिसाब से अगर आप देखें तो टोटल अभी 12 पब्लिक बैंक्स हैं। अगर इनके हिसाब से देखें तो 20 होने चाहिए थे लेकिन अब सिर्फ 12 है क्योंकि बहुत सारे बैंक को मर्ज कर दिया गया। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो अप्रैल 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। एसएलबी करता क्या है? ये जो एमएसएमई हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ग्रो कर सके। एमएसएमई के लिए हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो यूपी के एग्जाम के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग कब से एक्टिवेट हो गया था, मतलब कब से ये चेंज होके बन गया था? ये 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था और नीति आयोग शुरू हो गया था। एक्चुअली प्लानिंग कमीशन तो पहले ही खत्म हो गया था। नीति आयोग एक्चुअली हमारा थिंक टैंक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है उन सब के ऊपर विचार विमर्श उस पर किया जाता है। और अगर हम प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करें तो वो आया था 15 मार्च 1950। मतलब ये बहुत पुराना था जिसे कि रिप्लेस करके अब नीति आयोग बनाया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। मतलब ये जो फूड प्रिजर्वेशन कमीशन है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ये इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा लाई गई थी? तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा लाई गई थी। इसको एनएफएसए भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? मतलब ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। सब्सिडाइज फूड्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं पब्लिक को। मतलब 75% जो है वो रूरल पर्सन को, रूरल पब्लिक को, और 50%
अर्बन पब्लिक को। और ये पूरे ही ये जो एक्ट है ये पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, मतलब जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है तो उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो पहले तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब कि लोअर हाउस या लोकसभा और अपर हाउस या राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, मतलब स्टेट की जो असेंबलीज हैं, मतलब कि विधानसभा, उसके भी मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और 35 ईयर्स की एज के बाद ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उससे पहले नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकें। ये भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तौर पे इनका इलेक्शन होता है, और ये अपना रेजिग्नेशन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो डीपीएसपी है हमारे पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया जो है वो आयरलैंड का जो मूवमेंट था उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था, उनका जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था। तो इसीलिए उनके कुछ फीचर्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर दिया। डीपीएसपी वो नीति निर्देश हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो ही करे ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लिए देखेंगे आप यूसीसी जो है, जो आजकल न्यूज़ में भी है, वो डीपीएसपी में है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो गवर्नमेंट उसे फंडामेंटल ही बनाना चाह रही है। आयरलैंड से हमने एक तो जैसा मैंने अभी बताया आपको डीपीएसपी लिया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये भी आयरलैंड से लिया हुआ है। साथ ही साथ राज्यसभा में जो हम मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ये भी हमने आयरलैंड से ही ले रखा है। ब्रिटेन से देखा जाए तो बहुत कुछ लिया हुआ है। ब्रिटेन से हमने ले रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सीएजी का ऑफिस, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और रिट्स, ये सब का सब हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है याद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 200 साल राज करके गए हमारे पास। उसके बाद साउथ अफ्रीका का अगर आप देखें तो वहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करना है, और साथ ही साथ इलेक्शन कैसे होगा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, ये दोनों चीज़ बोरो की है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ इलेक्शन है और यहाँ नॉमिनेशन है, तो दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आयरलैंड से हमने नॉमिनेट कैसे करना है राज्यसभा में मेंबर वो अडॉप्ट किया, और साउथ अफ्रीका से इलेक्ट कैसे करना है वो अडॉप्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ आयरलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है द पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट में हमें तीन चीज चाहिए होती है। एक तो चाहिए होती है लोकसभा माने लोअर हाउस, राज्यसभा माने अपर हाउस, और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक पार्ट है। जो राज्यसभा है उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि इसमें लोग इलेक्ट करके आते हैं, मतलब लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और इसमें नॉमिनेट करके आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, लेकिन मेंबर नहीं होता किसी भी हाउस के। हाँ, ये भी हमने पता है कि उन्हें एलिजिबल होना होता है, मतलब एक प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के लिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होता है। इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जैसे हर कंट्री में ऐसा नहीं है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, इंडिया में ऐसा है, क्योंकि हमने ब्रिटिशर से अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। और पार्लियामेंट जो है वो हमारा सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके लिए। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नाबार्ड को कब मतलब नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट डेट है 12 जुलाई 1982 को। ये 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम हमारा जो है 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से प्लान के टाइम क्या चीज़ एग्जीक्यूट हुई है। जो अब तक के जितने भी 5 ईयर प्लान है वो ज़रूरी है। ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत हद तक हेल्प करता है। ये 1981 के एक्ट के द्वारा, मतलब पहले पार्लियामेंट में पास हुआ था कमिटी, और रिकमेंड किसने किया था, इसे रिकमेंड किया था बी शिवरामन कमेटी द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। एक तरह का स्पेशलाइज्ड बैंक है जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है।
अब सोचेंगे सब चीज़ दिल्ली में है तो सारी चीज़ें दिल्ली में नहीं होती, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 51 ए डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। करंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड। तो इनिशियली जब ये एक्ट आया था तब टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन बाद में इसे 11 कर दिया गया था। 86th अमेंडमेंट के द्वारा 11वां फंडामेंटल राइट आया था। इसमें एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बारे में मेंशन किया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे कि डीपीएसपी है वो भी नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर, मतलब हमें फॉलो तो करनी चाहिए लेकिन ना भी करे कोई तो इसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 51 ए बताता है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अच्छा, इसे ऐड मतलब जब हमने शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। 42nd अमेंडमेंट जो है जिसे कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द टर्म सोशलिस्ट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। जो सोशलिस्ट शब्द है ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो इसके लिए भी हमारा आंसर 42nd अमेंडमेंट है, ऑप्शन थर्ड। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ हुई थी और उसमें हमारे लिए कि सोशलिस्ट वर्ड भी आया था। कौन कौन से वो वर्ड एक बार देख लेते हैं। एक तो सोशलिस्ट है और सिक्युलर है और इंटेग्रिटी भी है। इसके अलावा मैंने अभी को आपको पहले ही बताया फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा डाली गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी इसी में बताया गया, जो कि पार्ट 14A में जिसमें हम डील करते हैं। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था स्टेट लिस्ट से, जैसे कि एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, वाइल्ड लाइफ था, बर्ड प्रोटेक्शन था, वेट्स मेजर्स था हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया। ये सारे के सारे को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था स्टेट लिस्ट से। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्रू विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड। कौन से प्लान से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि आया था 1946 में। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। तीन ब्रिटिश कैबिनेट से 3 लोगों को भेजा गया था जिनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन्हें भेजा गया था कि ये इस एम से कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसमें मदद करेंगे। क्लेमेंट एटली उस टाइम पे जो वहाँ के मिनिस्टर वो थे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इसके लिए भेजा लोगों को, मतलब इन 3 लोगों को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो क्रिएट की गई थी नवंबर 1946 में, नवंबर 1946। तो ये आपका आंसर था और ड्राफ्ट कर दिया गया था आखिर में मई 6 1946 को। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्स मिशन देखें तो ये डोमिनियन स्टेटस देने के लिए जब बात की गई थी उस टाइम आया था 1942 में। और साइमन कमीशन जो था वो 1919 का जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म था या मॉन्टी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन इसमें सारे वाइट लोग थे इसीलिए इसे प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 86th अमेंडमेंट के बाद राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट बन गया। 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था और इसमें राइट टू एजुकेशन आया था आर्टिकल 21A के अंदर। 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी के अंदर राइट टू एजुकेशन भी डाला गया। वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी ह्यूमन के जीने का। पहले भी डीपीएसपी में ये पहले से आर्टिकल 45 में मेंशन था एजुकेशन के लिए, लेकिन इसके बाद से फंडामेंटल बना दिया गया। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अगर आप देखें तो इसमें सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, मतलब जो गवर्नमेंट एस्टेट्स को अपने कब्जे में करती थी उसके बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा 9th शेड्यूल जो है वो भी इसी के द्वारा आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 42nd का मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन अगर मैं ब्रीफली कुछ बताऊं तो इसमें वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी हमारे प्रेम्बल में डाला गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे आर्ट 14A के द्वारा, इसमें ट्रिब्यूनल्स आ गए थे। फिर 5 सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, बर्ड प्रोटेक्शन,
वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस जो थे, इन्हें स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस वक्त के, जो आर्टिकल 42 में जिसे लाया गया था। और अगर आप देखें अमेंडमेंट 44 में, तो इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबिलियन से चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाल दी थी, तो ये चेंज किया गया था। इसके अलावा रिटन रिकमेंडेशन ही चाहिए था, उसके बिना आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया था। मतलब आर्टिकल 300 जो है, जो फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, वो अब एक लीगल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसके बाद एक चीज़ और हुई थी कि आर्टिकल 20 और 21, मतलब जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो सारी चीज़ें वो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं की जा सकती। ये भी आर्टिकल 44 के द्वारा ही हमारे पास आया था, अमेंडमेंट 44 के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपार्ट फ्रॉम द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड कह रहा है। तो नौकरिक जो है वो मेघालय में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मानस जो है वो हमारा आसाम में, हमें पता है। सिंपलीपाल उड़ीसा में होता है, और शीशचलाम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं। मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं क्योंकि फिर पेज में आ नहीं रहा था, लेकिन इस तरह आप याद कर सकते हैं। नौकरिक मेघालय, मानस आसाम, सिंपलीपाल उड़ीसा और शीशचलाम आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडर वाटर हीट वाज मेड इन। तो ये पहली बार अंडर वाटर हीट को मतलब यूज करने का इस्तेमाल, मतलब सबसे पहली बार ये बॉयज इडाओ यूएसए में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, सक्सेसफुल अटेम्प्ट था ये, जिसमें कि एक हॉट वाटर पाइप जो थी का एक नेटवर्क बनाया गया था, जिससे कि हीट दी जा सके आसपास की बिल्डिंग में। ये प्लान आज भी वर्क करता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन। इनमें से किसे मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है? तो मिजोरम को मोलासिस बेसिन कहा जाता है। ये जो स्टेट है, ये सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना हुआ है। अब इसमें जो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट जो है, मतलब बहुत मजबूत डिपॉजिट नहीं होते हैं, वो जहाँ भी डिप्रेशन दिखता है वहाँ पे जम जाते हैं, और उस तरह से एक मोलासिस बेसिन का जन्म होता है। मिजोरम को हम लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स भी कहते हैं, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज तातीपाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। ये ऑयल रिफाइनरी कहाँ लोकेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ओएनजीसी की फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी है, जिससे कि पेट्रो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज नियर द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के आसपास इनमें से कौन सी सी है? तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, मेडिटेरेनियन सी जो है वो उसके काफ़ी करीब है, गाजा स्ट्रिप के पास। ऊपर में जैसे ये कुछ ऐसा मैप है गाजा स्ट्रिप का, तो यहाँ वाला जो एरिया है ये मेडिटेरेनियन सी है, और गाजा स्ट्रिप आपके यहाँ पे है। ये पूरा देखा जाए तो मतलब मोस्टली इसराइल और कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पार्ट ऐसा वेस्ट बैंक की तरह है, एक तरफ यहाँ सीरिया है, ऊपर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ लेबनान आ जाता है, इस तरफ देखें तो इजिप्ट है, जॉर्डन है, और यहाँ पे देखें तो इजिप्ट है। तो इजिप्ट में ही शरण लिया गया था गाजा स्ट्रिप के लोगों द्वारा जब अटैक किया था इसराइल ने पैलेस्टीन पे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द प्लेस कह रहा है। तो तो ये कोई जगह है, वो कौन से स्टेट में है वो पूछ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बालाघाट कुछ इजी सा लग रहा है। बालाघाट कहाँ पे है ये है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कुदेर में देखें तो वो आपका कर्नाटका में पड़ता है। इसके बाद अगर आप देखें बैला डीला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और केंदुझर ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो इस तरह से प्लेसेस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर डायट्रोपिज्म। डायट्रोपिज्म में इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं आता है? यहाँ पे नोट पे ध्यान दीजिएगा। मतलब चार चीजें आती हैं, एक नहीं आती है, तो वो है हेट्रोजेनिक। हेट्रोजेनिक जो प्रोसेस है वो डायट्रोपिज्म में नहीं आता है। डायट्रोपिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं? हर वो चीज जो मूव करे, एलिवेट करे या बिल्ड करे कुछ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट को, सारे वो प्रोसेस जो कि मूव करे या किसी तरह से एलिवेट करे, जैसे पहाड़ बन जाए,
या कुछ पोर्शन अर्थ के क्रस्ट का इस्तेमाल करने लगे तो उसे हम डायट्रोपिज्म कहते हैं। ये एक एंडोजेनिक जियोथर्मल प्रोसेस है। इसमें ओरोजेनिक प्रोसेस भी आता है। ओरोजेनिक क्या होता है? जिसमें कि माउंटेन्स बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। अर्थक्वेक का तो आपको पता ही है। अर्थक्वेक मतलब जिसमें कि जो प्लेट्स हैं वो हिलने लगे, प्लेट टेक्टोनिक्स हिलती है तो अर्थक्वेक आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट। 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे हाईएस्ट लिटरेसी किस में है और लोएस्ट किस में है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो केरला सबसे ऊपर होगी ऑब्वियसली, उसके बाद आ जाता है मिजोरम। केरला का लिटरेसी रेट 93.9% है। मिजोरम का अगर आप देखें तो 91.58 है। उसके बाद आता है गोवा और त्रिपुरा। तो इन दो से आपका आंसर हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम यूटीज में सबसे ज़्यादा हम स्टेट्स में देखें तो सबसे ऊपर केरला आता है, फिर आता है आपका लक्षद्वीप, स्टेट यूटी में अगर मिला के देखें दोनों का तो, और फिर आता है मिजोरम। मतलब स्टेट्स में देखें तो केरला के बाद सबसे ज़्यादा मिजोरम में ही है। केरला का जैसे मैंने बताया 93.9, लक्षद्वीप का 92.28 और मिजोरम का 91.5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी भी आपको सारी पढ़ लेनी चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट सब कुछ। लोएस्ट अगर आपको देखना रहे तो सबसे लोएस्ट पे बिहार होगा ऑब्वियसली। लोएस्ट में बिहार 63.82%। उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आता है 66.95%। और फिर आता है आपका राजस्थान जिसमें है 67.06%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज फ्रॉम द त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बक हिल से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है वैतरना नदी। ये एक तरह की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये सह्याद्री माउंटेन से निकलती है 2 किलोमीटर गोदावरी, और इसका डिस्टेंस जो गोदावरी रिवर से वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास का है। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर। सारे क्लाइमेट और वेदर चेंज के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर। एक और आता है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। सारी जो एरोप्लेन उड़ती हैं वो इस लेयर में उड़ती है। मेटेरियल्स भी आप जो देखते हैं, मेटेराइट जो जलते हुए खत्म हो जाते हैं, वो सब भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज फ्यूल्ड एट चंचाई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के चंचाई में इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है? तो ये है अमरकंटक पावर स्टेशन। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इस पावर स्टेशन की कैपेसिटी कितनी है? 450 मेगावाट की। इतना पावर ये जनरेट कर लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द ईयर 2000 to 2020 2021 which of the following districts holds the first position in the production of cotton in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के में 2021 में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ हुआ? वैसे तो ये पुराना डेटा हो गया, अब नया आ गया होगा, लेकिन उस टाइम के हिसाब से खड़गांव जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता था। खड़गांव को हम गोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, सुनहरा जिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉटन होता है। कॉटन एक तरह का कैश क्रॉप है, तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हो सकता है यही रहा हो ये सेकंड पर, अगर टॉप पे भी ना रहा हो तो सेकंड तो हो गई। आप इसका करेंट डेटा चेक करके मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, यहाँ पे दिया नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स 2018-19। ये भी पुराना डेटा है, लेकिन हम आंसर देख लेते हैं। इनमें से ये आंसर गलत है। द स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन रोड डेंसिटी। ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ जो है उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, एज पर रोड स्टैटिस्टिक्स वाली जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से चंडीगढ़ है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ही की तीनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी पुराना डेटा है। विच पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2020-21। मतलब 2021 में कॉपर प्रोडक्शन में इनका क्या नंबर था? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे थे। इसका करंट डेटा आप देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल डेटा आपको देख लेना चाहिए। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन कितना लिटरेसी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी लिटरेसी है, ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश का देख के जाना चाहिए एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मध्य प्रदेश स्पेशल चल रहा है यहाँ पे। द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश फ्लो इन द 3 स्टेट। कौन सी मध्य प्रदेश की नदी है जो 3 राज्यों में बहती है? तो ये माही रिवर है, ये 3 राज्यों में बहती है।
ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मेहर लेक से निकलती है विंध्याचल हिल्स में से, और ये मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात, इन दोनों जगह पे बहती है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस, यहाँ पे नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश। ब्लैक सॉइल के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, इसीलिए कॉटन प्रोड्यूस होता है, ये भी सही है। ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, तो ये गलत है, सैंड कंटेंट इसमें ज्यादा नहीं होता है। और इट्स स्ट्रक्चर इज क्लाउडिश बट ओकेजनली फ्रीबल, तो ये भी ठीक है। क्लाउडिश इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कभी कभी फ्रीबल भी हो जाता है, मतलब ठीक है ये भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था, जो है ब्लैक सॉइल, उसमें ज़्यादा सैंड कंटेंट नहीं होता है। सैंड होगा ज़्यादा तो ये फिर पानी को रिटेन कैसे कर पाएगा? आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इससे भी कैसे किया जा सकता था। अगले पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। नॉट हो गया। अब यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में पूछ लिया, तो सबसे पहले द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल, तो जी हाँ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो होता ही है, गर्मी रहती है वहाँ। द स्टेट कम्स अंडर द मानसून क्लाइमेट, मानसून भी आता है यहाँ पे, ये भी ठीक है। टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, तो ये चीज़ गलत है, टेम्परेट नहीं पाया जाता है वहाँ पे। सदर्न पार्ट में आप जाएंगे, सदर्न पार्ट में इसका ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, तो इसीलिए ये गलत है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट सेंट्रल पार्ट, तो ये भी ठीक है। मतलब कुल मिला के आपका ऑप्शन सी आपका इसमें गलत था। वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट ना होकर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। वेट इस वजह से क्योंकि मानसून जब पास करता है तो वेट क्लाइमेट हो जाता है और उसके बाद ड्राई होता है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद कह रहा है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश। नॉट पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस तरह के फॉरेस्ट नहीं पाए जाते? तो अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे ऑब्वियसली। अल्पाइन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ हो। अक्सर स्नो कवर्ड एरियाज और हाई हिल्स वाली जगहों पे अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। तो बाकी तीनों फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं, सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट भी हैं और थॉर्नी फॉरेस्ट भी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीजागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो एक बीजागढ़ हिल है, ये कौन से माउंटेन रेंज में पाई जाती है? तो ये सतपुरा रेंज में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर के एकदम लाइन में पैरेलली चलती है, अगर आपको लोकेशन जाना हो। नर्मदा और तापी रिवर जो है इस हिल से के लिए, मतलब इस हिल के आसपास से निकलती हैं, तो इसलिए भी ये जानी जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगला है पूर्णा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पूर्णा रिवर इनमें से किस नदी का ट्रिब्यूटरी है, मतलब उनकी सहायक नदी है? तो ताप्ती नदी की ये सहायक नदी है पूर्णा रिवर। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज अ क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। मतलब ट्रांसफॉर्मर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कौन सी एक जगह है जो कि डेडिकेटेड है इस तरह के चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए? तो वो है ग्वालियर। ग्वालियर में इस तरह की एक कंपनी है जो कि वर्ष 2012 में बनी थी, एक प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी है, और ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स और उसके एलाइड चीज़ों को बनाती है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020। ये भी पुराना करंट अफेयर है, तो उस टाइम इन्हें अचीवर्स का टैग मिला था। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डिसिनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001-2011 एज पर द सेंसस। अरेंज द लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब दशकीय जनसंख्या को हमें कम से लेके ज्यादा के कॉलम में बांटना है। तो इसमें सबसे पहले आपका अनूपपुर आता है, फिर बैतूल आता है, छिंदवाड़ा आता है, फिर मंदसौर आता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपको सेंसस भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए मध्य प्रदेश का, उससे भी हमने देख लिया, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। इसका काम क्या था? सप्लाई लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशियरीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब। मतलब इन्हें लो कॉस्ट इक्विपमेंट देते थे या वर्किंग कैपिटल देते थे जिससे अपने तरह अपना बिजनेस कुछ कर सकते थे। शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए ये मेनली था। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है हु
वॉज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? सेल्फ गवर्नमेंट के फादर हम किसे कहते थे? लॉर्ड रिपन को कहते थे। इन्होंने काफी सारे राइट्स और पावर दिए थे लोकल बॉडीज को, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ये वाइसरॉय बन के आया था 1880 में इंडिया में। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। डलहौजी के बारे में जाने तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। माउंटबेटन वो थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम वाइसरॉय थे, और मैकॉले वो थे जिन्होंने, ये एक तरह के मतलब हिस्टोरियन और पोएट थे जो कि लॉ मिनिस्टर रहे गवर्नर जनरल के काउंसिल में 1834 से 38 थे। ऑप्शन डी हमारे इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्युनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड? म्युनिसिपल लॉज जो है वो कौन से अमेंडमेंट के बाद अपडेट किए गए? तो आर्टिकल 74 द्वारा म्युनिसिपल लॉज अपडेट किए, 73 द्वारा ग्राम पंचायत के लॉज अपडेट किए गए थे। आर्टिकल 74 हमारा पार्ट 9A में आता है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अफेयर्स को डील करता है। म्यूनसिपैलिटीज़ में टोटल आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 243P से लेके 243ZG तक, ये वहाँ के आर्टिकल है। इस आर्टिकल को नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं जो कि 1993 में पहली बार आया था। 74th अमेंडमेंट 1993 में आया था, नगर पालिका एक्ट। ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? एमपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर कौन था? तो ये थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये कुंजीलाल दुबे कौन थे? ये इंडिपेंडेंस के टाइम एक रिफॉर्मर भी थे, लॉयर भी रहे, एजुकेशनिस्ट भी रहे, और लेजिस्लेचर का पार्ट भी रहे। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश शोड द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट in multi-dimensional poverty as per the report of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission 2023? कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया था मध्य प्रदेश की जो स्टेट पॉलिसी और प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें? तो उसके हिसाब से अलीराजपुर जो है उसने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है उस टेन्योर में। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज की मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स होती है, सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स होती है। हाई कोर्ट की जज में के बारे में आर्टिकल 231 में लिखा गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है और इनमें से टोटल 25 हाई कोर्ट है, इनमें से 6 जो है उनके पास एक से ज़्यादा जगह का जुरिस्डिक्शन है। ऑप्शन सेकेंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इन द स्टेट? कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है स्टेट में? स्टेट में पूछा है, सेंटर में पूछा होता तो लोकसभा के स्पीकर होते, लेकिन अभी यहाँ पे विधानसभा के स्पीकर होंगे, क्योंकि स्टेट में विधानसभा के स्पीकर और सेंटर में लोकसभा के स्पीकर। आर्टिकल अगर हम देखें, आर्टिकल 178 जो है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है, सेंटर की नहीं, स्टेट के बारे में। स्पीकर ही डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं। उनका मेनली स्पीकर का काम क्या होता है? मॉडरेट करना और रूलिंग प्रोसीजर को इजी करना, रिजल्ट्स अनाउंस करना, ये सारी चीज़ें इनका काम होता है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी टाइम लग गया दूसरा पार्ट लाने में, लेकिन कोई नहीं, आ तो गया कम से कम। और बाद में हम आगे भी जो दूसरे पेपर्स हैं उन्हें भी हम बनाएंगे जैसे हमें वक्त मिल पाएगा। फिलहाल मेरे खुद की भी एग्ज़ाम है, इस वजह से थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही आगे वक्त मिलता है तो हम बाकी भी जितने पेपर हुए हैं उनको भी सॉल्व करवा देंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के आगे भी कंटेंट आपको मिलते रहे इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।